रामधन नाम का एक पुराना व्यापारी था जो अपनी व्यापारी समझ के कारण दोनों हाथों से कमा रहा था। उसको कोई भी टक्कर नहीं दे सकता था। वो दूर दूर से अनाज लाकर उसे शहर में बेचता था। उसे बहुत सारा लाभ होता था। वो अपनी इस कामयाबी से बहुत खुश था। इसलिए उसने सोचा व्यापार बढ़ाना चाहिए। उसने पड़ोसी राज्य में जाकर व्यापार करने की सोची। दूसरे राज्य में जाने के मानचित्र देखा तो जिसमें साफ साफ था कि रास्ते में एक बहुत ही बड़ा मरुस्थल है। खबरों के अनुसार उस स्थान पर कई लुटेरे भी होंगे, लेकिन बूढ़ा व्यापारी कई अपने सपने देख चुका था। उस पर दूसरे राज्य में जाकर धन कमाने की इच्छा प्रबल थी। उसने अपने कई किसान साथियों को लेकर प्रस्थान करने की ठान ली। बैलगाड़ियां तैयार की और उस पर अनाज लादा। इतना सारा माल था जैसे कोई राजा की शाही सवारी हो। बूढ़े रामधन की टोली में कई लोग थे, जिसमें जवान युवक भी शामिल थे। वृद्ध अनुभवी लोग जो वर्षों से रामधन के साथ काम कर रहे थे। जवानों के अनुसार अगर इस टोली का नेतृत्व कोई नवयुवक करता तो अच्छा होता, क्योंकि यह वृद्ध रामधन तो धीरे धीरे जाएगा और पता नहीं उस मरुस्थल में क्या क्या देखना पड़ेगा। तब कुछ नौजवानों ने मिलकर अपनी अलग टोली बना ली और स्वयं का माल ले जाकर दूसरे राज्य में ले जाकर व्यापार करने की ठानी। रामधन को उसके चाहते लोगों ने इस बात की सूचना दी। तब रामधन ने कोई गंभीर प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। उसने कहा, भाई, सबको अपना फैसला लेने का हक है। अगर वो मेरे इस काम को छोड़ अपना शुरू करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और भी जो काम साथ करना चाहता है वो जा सकता है। अब दो अलग व्यापारियों की टोली बन चुकी थी, जिसमें एक का नेतृत्व वृद्ध रामधन कर रहे थे और दूसरे का नेतृत्व नव युवक गणपत कर रहे थे। दोनों की टोली में वृद्ध एवं नौजवान दोनों सवार थे। सफर शुरू हुआ। रामधन और गणपत अपनी टोली लेकर चल पड़े। थोड़ी दूर सब साथ साथ चल रहे थे कि जवानों की टोली तेजी से आगे निकल पड़ी और रामधन और उसके पीछे साथी छूट गए। रामधन की टोली के नौजवान इस धीमी गति से बिल्कुल खुश नहीं थे और बार बार रामधन को कोस रहे थे। कहते हैं कि नौजवानों की टोली तो कई नगर की सीमा लांघ चुकी होगी और कुछ ही दिनों में मरुस्थल भी पार कर लेगी और हम सभी इस बूढ़े के कारण भूखे मर जाएंगे। धीरे धीरे रामधन की टोली नगर की सीमा पार करके मरुस्थल के समीप पहुंच जाती है। तब रामधन सभी के कहते हैं, यह मरुस्थल बहुत लंबा है और इसमें दूर दूर तक पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी, इसलिए जितना भी हो सके पानी भर लो। और सबसे अहम, यह मरुस्थल लुटेरों और डाकुओं से भरा हुआ है, इसलिए हमें यहाँ का सफर बिना रुके करना होगा। साथ ही हम हर समय चौकन्ना रहना होगा। उन्हें मरुस्थल के पहले बहुत सारे पानी के गड्ढे मिल जाते हैं, जिसमें वो सारे पानी को संग्रह कर लेते हैं। तब उनमें से एक पूछता है कि इस रास्ते में पहले से ही इतने पानी के गड्ढे हैं, हमें एक भी गड्ढा तैयार नहीं करना पड़ा। तब रामधन मुझे पताव देकर बोलते हैं, इसीलिए तो मैंने उन नौजवानों को उस टोली में आगे जाने दिया था। यह सभी उन लोगों ने खुद का तैयार किया होगा, जिसका लाभ हम सभी को मिल रहा है। यह सुनकर टोली के विरोध साथी खिंचवा जाते हैं और अन्य रामधन के अनुभव की प्रशंसा करने लगते हैं। सभी रामधन के कहे अनुसार बंदोबस्त करने और आराम करने आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए रामधन सभी को आगाह कर देता है कि अब हम सभी मरुस्थल में प्रवेश करने वाले हैं, जहाँ ना तो पानी मिलेगा, न खाने फल और ना ही ठहरने का स्थान। यह बहुत ही लंबा है, हमें कई दिनों भी लग सकते हैं। सभी रामधन की बातों में हामी मिलाते हुए उसके पीछे हो लेते हैं। अब वे सभी मरुस्थल में प्रवेश कर चुके थे, जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी थी, जैसे अलाव लिए चल रहे हों। आगे चलते चलते उन्हें सामने कुछ लोग आते दिखाई दिए। वे सभी रामधन को प्रणाम करते हैं और हालचाल पूछते हैं। उनमें से एक कहता है, आप सभी व्यापारी लगते हो, काफी दूर से चले आ रहे हो। अगर कोई सेवा का अवसर देंगे तो हम सभी तत्पर हैं। उसकी बातें सुनकर रामधन हाथ जोड़कर कहता है कि भाई, हम सभी भंगे चंगे हैं। तुम्हारा धन्यवाद जो तुमने हमें इस तरह सोचा। और वे अपने साथियों को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते ही टोली के कुछ नवयुवक फिर से रामधन को कोसने लगते हैं कि वे लोग हमारी सहायता कर रहे थे, तो हम इस वृद्ध रामधन को क्यों नहीं परेशानी है। कुछ दूर चलने के बाद वे लोग सामने से आते दिखाई दिए, जिसमें वस्त्र गिले थे, और वे रामधन और उसके साथियों को कहते हैं कि आप सभी राहगीर लगते हो
और इस मरुस्थल के सफर में थके रहे होगे। अगर आप चाहो तो हम आपको पास के एक जंगल में चलते हैं जहाँ पर पानी और खाने का फल मिलेगा। साथ ही सभी वहाँ पर तेज बारिश हो रही है, उसी में सभी भीग गए थे। अगर आप सभी चाहे तो अपना सारी पानी फेंक कर जंगल में नए पानी भरकर पेट भर आराम कर सकते हैं। लेकिन रामधन साफ न बोला और साथियों से जल्दी चलने को कह देता है। अब टोली के कई नौजवान रामधन पर बहुत गुस्सा आता है और वे अपने उसको समीप आकर अपना सारा गुस्सा निकाल देते हैं और पूछते हैं कि क्यों वे उन भले लोगों की बात क्यों नहीं सुन रहे हो, क्यों हम सबको जुल्म कर रहे हो। तब रामधन मुस्कुराते हुए कहते हैं कि वे सभी लुटेरे हैं और हमसे अपना पानी फिकवा कर हमें निसहाय करके लूटना चाहते हैं, हमें यही मरने छोड़ देना चाहते हैं। तब वे नवयुवक गुस्से से दांत पीसते हुए कहते हैं, सेठ जी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तब रामधन कहते हैं कि तुम खुद देखो इस मरुस्थल में कितनी गर्मी है, क्या यहाँ आसपास कोई जंगल भी हो सकता है। यहाँ की भूमि इतनी सूखी है, दूर दूर तक बारिश होने का संकेत देती है। यहाँ तक परिंदे का घोंसला तक भी नए फूल कैसे हो सकता है। और जरा निगाह उठाकर ऊपर देखो, दूर दूर तक कोई बारिश के बादल भी नहीं है, ना ही हवा में बारिश की ठंडक है, ना ही गीली मिट्टी की खुशबू। तो कैसे उन लोगों की बातों पर यकीन किया जा सके। मेरी बात मानो, कुछ भी हो जाए अपनी पानी मत फेंकना और ना ही कभी रुकना। कुछ देर आगे चलने के बाद उन्हें रास्ते में कई नर कंकाल और टूटी फूटी बैलगाड़ियां मिलती है। वे सभी कंकाल गणपत की टोली के लोगों के थे, उनमें से एक भी नहीं बचा था। उसकी ऐसा दिशा देखकर सभी रोने लगते हैं क्योंकि वे सभी उन्हीं के साथी थे। तब रामधन कहते हैं कि जरूर इन लोगों ने तुम्हारे जैसे इन लुटेरों को अपना साथी समझा होगा और इसका परिणाम ये हुआ है। आज उन्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा है। रामधन सभी को ढांढस बताते हुए कहते हैं कि हम सभी को भी यहाँ से जल्दी निकलना होगा क्योंकि वे सभी लुटेरे अभी भी हमारे पीछे होंगे। प्रार्थना करो कि हम सभी सलामत यहाँ से निकल जाएं। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी आसानी से किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा।